और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल CS दीदी पर। हमने जिस सीरीज की शुरुआत की है आज उसकी 4th क्लास है, तो चलिए देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है और उसमें कोडिंग करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हमने एक बीच का रास्ता अपनाया और उन लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेजेस कह देते हैं। ऐसे ही इंग्लिश भी लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज जो हम बोलते हैं और पाइथन वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई तुम्हें ये परफॉर्म करना है, ये चीज़ें करनी है। अब जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश में हमें सबसे पहले हम स्कूल में जाते हैं, हमें इंग्लिश सिखाई जाती है, तो क्या सिखाए जाते हैं? अल्फ़ाबेट्स, राइट। तो इंग्लिश में आप सबसे पहले क्या सीखते हो? अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। ऐसे ही पाइथन में हमने सबसे पहले क्या सीखा है? कैरेक्टर सेट। ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से सिंबल्स हैं जो पाइथन में वैलिड हैं, वो सब हमने कैरेक्टर सेट में सीखे, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो सबसे बेसिक यूनिट होती है जो इंग्लिश में हम यूज़ कर सकते हैं, उनको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, वो सीखे। अब अल्फ़ाबेट्स आने के बाद आप क्या सीखते हो? वर्ड्स बनाना सीखते हो। ऐसी चीज़ें जिनका कुछ मीनिंग है, जो कुछ इंडिविजुअल यूनिट है अपने आप में। और आप पाइथन में क्या सीखते हो? ठीक है, आपको पता चल गया क्या क्या सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हो। आप टोकन सीखते हो। ये एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है पाइथन की, ठीक है, जिसका कुछ मीनिंग होल्ड करती है। अब वर्ड्स आ गए आपको इंग्लिश में, अब आप क्या सीखते हो? वर्ड्स, ठीक है, आपको बनाना आ गया। अब आप क्या सीखते हो? सेंटेंसेस बनाना सीखते हो, राइट, ठीक है। और पाइथन में आप क्या सीखोगे? ठीक है, आपको पता चल गया टोकन्स जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब आप क्या इंस्ट्रक्शंस बनाना सीखोगे कि हमें बताना है कि हमें कंप्यूटर को कि उसे करना क्या है, वो सारी चीजें हम इंस्ट्रक्शंस में बताएंगे, ठीक है। अब सेंटेंस बन जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं? इंग्लिश में पैराग्राफ बन जाता है हमारा पूरा, ठीक है। हम पैराग्राफ लिखना सीख जाते हैं, हम उसके बाद ऐसे लिखना भी और बड़े बड़े पैराग्राफ लिखना सीख सकते हैं। ऐसे ही जब हमें इंस्ट्रक्शंस लिखनी आ जाती है उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ अब हम प्रोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हो सकती हैं? आप जो प्रोग्राम लिखते हो, अभी भी हमने छोटे मोटे कोड लिखे हैं इससे पहले भी, तो आप क्या क्या लिखते हो? नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, नॉर्मल कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, कुछ इनिशियलाइज करना हो, ठीक है, कुछ प्रिंट स्टेटमेंट करनी हो। और क्या हो सकता है आपके पास? एक्सप्रेशंस हो सकती है जिसमें कुछ इवैल्यूएट करना हो, राइट। और क्या क्या हो सकता है? सोचो, कमेंट्स हो सकते हैं, कुछ एडिशनल कुछ हमें मतलब इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना करे उसको हम कमेंट, ये हम सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या हो सकते हैं? स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, कमेंट्स हो सकते हैं, नॉर्मल कोई फंक्शन डेफिनेशन हो सकती है, कोई फंक्शन कॉलिंग भी हो सकता है कि कोई फंक्शन को कॉल किया जा रहा हो। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम इंस्ट्रक्शंस में लिखते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को अभी हम पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कमेंट्स कैसे लिखते हैं, फंक्शन डेफिनेशन क्या लिखते हैं, ये सब आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा। सो अब हम जो पहली चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? ऐसी स्टेटमेंट जिसकी कोई वैल्यू हो, ठीक है, जो कि एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हो। एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स, ठीक है, कोई भी सिंबल्स का कोई भी लीगल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लीगल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? हर लैंग्वेज है उसके अपने कुछ रूल्स हैं कि यहाँ पे फुल स्टॉप आ सकता है, यहाँ पे कॉमा आ सकता है। आप कॉमा की जगह फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि स्टेटमेंट पूरा लिख के, सेंटेंस पूरा लिख के लास्ट में आप कॉमा लगा दो, नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए हर लैंग्वेज लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब है एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स, ऐसे सिंबल्स का कॉम्बिनेशन जो अलाउड है पाइथन में, जो लीगल है, दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू, और वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, उसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है। एक्सप्रेशंस आर ऑलवेज इवैल्यूएटेड, एक्सप्रेशंस को हमेशा सॉल्व किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स है एक्सप्रेशन के, जैसे मैं खाली 15 लिख रही हूँ ना, वो भी मेरे पास क्या है? एक्सप्रेशन है। क्या मैं इसको कह सकती हूँ इसकी एक वैल्यू है? जो ये नंबर है 15, क्या मैं कह सकती हूँ इसकी एक वैल्यू है? कह सकती हूँ ना। तो ये भी एक्सप्रेशन है। अब मैंने लिख दिया a-10, ए को मैं ये क्योंकि एग्जाम्पल है, ए मान लो हमने कुछ इनिशियलाइज कर रखा है, मैंने लिख दिया a-10, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है।
मान लो a की वैल्यू 15 है, यहाँ पे मैंने a इज इक्वल टू 15 लिख दिया। अब मैं a में से 10 माइनस कर रही हूँ, तो क्या इसकी कोई वैल्यू है? हाँ, इसकी 5 वैल्यू है। ऐसे ही a+3 की क्या कोई वैल्यू है? हाँ है, वैल्यू है। तो ऐसे कोई भी लाइन, ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन जिसकी कुछ वैल्यू निकल के आ रही है, उसे हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है। अब नॉर्मल स्टेटमेंट क्या होती है? इट इज अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट डज समथिंग। एक्सप्रेशन में तो क्या था, वो एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता था, कुछ इवैल्यूएट करता था। ठीक है, कोई वैल्यू होती थी। यहाँ पे ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें कुछ हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है, सम एक्शन टेक प्लेस, कुछ भी हो रहा है, उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट है, कोई भी फंक्शन कॉलिंग है, कुछ तो हो रहा है ना। हर स्टेटमेंट में जिसमें कुछ ना कुछ हो रहा है, वो सब स्टेटमेंट होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, प्रिंट a+3। अब मेरे से कोई पूछे कि मान लो मैम, हम यहाँ पे b इज इक्वल टू a+10 कर देते हैं, क्या ये एक एक्सप्रेशन है या एक स्टेटमेंट है? अब इसको ध्यान से देखना, अगर a-10 लिखा होता, सिर्फ a-10 लिखा होता, तो यहाँ पे क्या है, ये एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास, a-10 करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। ये जो होगी वो आपकी होगी एक्सप्रेशन। और जैसे ही हम b से इसको इनिशियलाइज करते हैं, b में ये वैल्यू जाती है, तो अब क्या हो गया कि कुछ ना कुछ हो रहा है, b में वैल्यूज आ रही है ना, b की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, तो इस पूरी को हम कहेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट है और सिर्फ कुछ वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ये सिर्फ 15 है, ये एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, तो इस खाली 15 को हम क्या कह देंगे, एक्सप्रेशन कह देंगे। बट अगर हम a को 15 से इनिशियलाइज करते, सॉरी सेमीकोलन नहीं आता पाइथन में, अगर हम a को 15 से इनिशियलाइज कर दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट। तो पहले तो डेफिनेशन लिख देना, दूसरा बता देना एक्सप्रेशन हमेशा इवैल्यूएट होती है और जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमेशा एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, और जब आप एग्जाम्पल लिखो तो खाली 15, खाली a-10, ये आपके पास क्या होगी, एक्सप्रेशन होगी। लेकिन इन्हीं वैल्यूज को अगर आप किसी वेरिएबल पे इनिशियलाइज कर देते हो, तो वो क्या हो गया, आपके पास एक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, नॉट नेसेसरी दैट अ स्टेटमेंट रिजल्ट्स इन अ वैल्यू। हमेशा जरूरी नहीं है कि किसी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू ही निकल के आएगी। ठीक है, जैसे ये प्रिंट स्टेटमेंट है खाली, क्या इसकी कोई वैल्यू है? हम कोई वैल्यू लिख सकते हैं प्रिंट की? कुछ अगर इसको मैं ऐसे बोल दूं कि बताओ इसकी वैल्यू बताओ, नहीं, ये सिर्फ एक खाली एक्शन हो रहा है कि मुझे कुछ प्रिंट करना है, मुझे XYZ प्रिंट करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई एक्शन होगा तो उसे हम स्टेटमेंट कहेंगे, और सारी स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कुछ वैल्यू को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इसको ऐसे मान लो कि एक्सप्रेशन, बहुत सारी स्टेटमेंट ऐसी होंगी जो एक्सप्रेशन भी होंगी और स्टेटमेंट भी होंगी, लेकिन सारी स्टेटमेंट एक्सप्रेशन हो। ठीक है, सारी स्टेटमेंट्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही हो, वैल्यू कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इतना समझ आ गया? ये 3 डिफरेंसेस हैं जो आपको 3-4 हो गए होंगे। ठीक है, एक तो डेफिनेशन लिख देना, इवैल्यूएट कर सकते हो, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, एग्जांपल्स दे सकते हो, एक ये स्टेटमेंट लिख सकते हो डिफरेंस में। तो ये सारे आपके डिफरेंसेस हो गए। अब जो तीसरी चीज हमें पढ़नी है वो है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? जैसे हम जनरल लाइफ में कमेंट पास करते हैं, कुछ ना कुछ एडिशनल अपना ज्ञान या अपनी कुछ भी सोच, उसको बोलते हैं कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो कमेंट्स ऐसे ही प्रोग्राम में होते हैं। ठीक है, दे आर एडिशनल इंफॉर्मेशन टू मेक प्रोग्राम मोर रीडेबल। ये प्रोग्राम्स को मोर रीडेबल बनाते हैं। हमें क्यों जरूरत होती है कमेंट्स की, पहले इस चीज को समझो। मान लो हमने कोई प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, और हम उसको 10-15 दिन बाद जाके हम उसे देखेंगे ना, हमें एक बार देखने में नहीं समझ आएगा कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, अनलेस एंड अनटिल हम ड्राई रन करें उसका। ठीक है, 3-4 बार ड्राई रन करें, तब हमें समझ आएगा कि अच्छा ये तो ये वैल्यू निकाल रहा है। तो इसीलिए हम उसमें कमेंट्स ऐड कर देते हैं, ताकि हम बाद में कभी पढ़े या कोई और इंसान उसे पढ़े तो वो मोर रीडेबल हो जाए, उसको ज्यादा समझ आए कि हाँ ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये प्रोग्राम ये करता है, इस वेरिएबल को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब ये कमेंट्स होते हैं। और ये जो पाइथन है का इंटरप्रेटर है, इसको इंटरप्रेट नहीं करता। ठीक है, इसको वो एरर्स के लिए चेक नहीं करेगा, उसको वो इग्नोर कर देता है। कमेंट्स आर इग्नोर्ड। ठीक है, वो चेक नहीं होते किसी भी एरर्स के लिए।
अब हमारे पास दो तरह के कमेंट्स होते हैं, एक तो सिंगल लाइन कमेंट जो एक लाइन वाला कमेंट होता है, और एक मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले सिंगल लाइन कमेंट्स देख लेते हैं क्या होता है। कमेंट्स बिगिन विद हैश सिंबल। अब पाइथन में जो ये हैश सिंबल है इससे कमेंट शुरू होते हैं। जिस भी लाइन के आगे आप हैश लिख दोगे वो पाइथन के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो इंटरप्रेट नहीं होगी, ठीक है। हैश सिंबल आते ही पाइथन को ये पता चल जाएगा इसके आगे जो भी लिखा है वो एक कमेंट है और मुझे वो एग्जीक्यूट मतलब मुझे वो उसको इंटरप्रेट नहीं करना, उसको एरर्स के लिए चेक नहीं करना, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह के कमेंट्स होते हैं जो आप लाइन में लिखते हो हैश सिंबल के साथ। उसमें एक फुल लाइन कमेंट होता है, अगर आप लाइन की शुरुआत में ही हैश लिख देते हो और आगे जो जितना भी पार्ट आपने आगे लिखा है पूरी लाइन जहां तक भी जा रही है वो सब कमेंट होगा, ठीक है। एक होता है इनलाइन कमेंट, मतलब आपने पहले तो कुछ स्टेटमेंट लिखी है, पहले कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी है, जैसे यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ कंडीशन लिखी हुई है, उसके बाद जहां से हैश बीच में आया, लाइन के बीच में हैश आया, उसके बाद से जो भी लिखा हुआ है वो एक कमेंट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कमेंट लाइन की स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाए, उसको हम फुल लाइन कमेंट बोलते हैं, और जब लाइन के बीच में आ रहा है, इंस्ट्रक्शन के बीच में आ रहा है, तो उसको हम इनलाइन कमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स की। अब मेरे पास ज़्यादा कमेंट्स हैं, मुझे ज़्यादा लाइन चाहिए कमेंट्स लिखने के लिए, तो उसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। पहला तो अपना इंडियन वाला दिमाग लगा लो, ठीक है। ऐड अ सिंबल, हैश सिंबल इन द बिगनिंग ऑफ एवरी फिजिकल लाइन। अब हमें पता है कि एक लाइन को अगर कमेंट बनाना है तो उसके आगे हैश लिख दो, अगर 3 लाइन को बनाना है तो तीनों के आगे हैश लिख दो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, टाइप कमेंट इन अ ट्रिपल कोटेड मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। हम जो भी कमेंट देना चाहते हैं, मल्टी लाइन कमेंट देना चाहते हैं, उसको हम ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है, उसको एज अ ट्रिपल कोट स्ट्रिंग लिखें। अब मुझसे कुछ लोग बोलेंगे, इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है वो कैसे लिखते हैं, जब हम ट्रिपल कोट्स लगाते हैं, या तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब कोई मेरे से पूछेगा कि मैम फिर इंटरप्रेटर को पता कैसे चलेगा कि ये कमेंट है या स्ट्रिंग है। अगर ये स्ट्रिंग होती, ठीक है, अगर ये कमेंट नहीं होता, ये स्ट्रिंग होती, तो या तो मैं इसको किसी वेरिएबल के साथ इनिशियलाइज करती, या मैं इस स्ट्रिंग पे कोई काम करती, ठीक है, इसमें कंकैटिनेशन करती या इसको प्रिंट करती, ठीक है, कोई भी एक्शन मैं स्ट्रिंग पे करती, तो ये क्या स्ट्रिंग होती, मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, इट्स देयर, ठीक है, प्रोग्राम में ये है, ये वहीं पे प्रेजेंट है, मैंने लाइन लिख दी है, मैंने स्ट्रिंग बना दी है। जब तक मैं इस पर कोई एक्शन नहीं करती तब तक इंटरप्रेटर इसको एज ए कॉमेंट ट्रीट करेगा, ठीक है। और ऐसा कोई भी कमेंट जो हम ट्रिपल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं, जो एज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना के हम जो कमेंट लिख रहे हैं, उनको हम डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। तो अगर कोई पूछ ले डॉक स्ट्रिंग क्या होती है, तो दीज आर मल्टी लाइन कमेंट्स मेड विद ट्रिपल कोट्स, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। अब मान लो मैं किसी स्कूल में हूँ और मुझे 100 बच्चों का एडमिशन करना है, ठीक है। अब 100 बच्चों की डिटेल्स मुझे ऐड करनी है कि उनका नाम क्या है, उनके फादर का नाम क्या है, उनकी मदर का नाम क्या है, ये सारी डिटेल एक एक बच्चे की हमें ऐड करनी है। तो क्या मैं हर बार एक प्रोग्राम लिखूंगी कि बच्चे का नाम ऐड करो, फादर्स नेम ऐड करो, ये ऐड करो, वो ऐड करो, या फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ कुछ लाइन का मैं फंक्शन बना लूँ और उस फंक्शन को मैं प्रोग्राम में ऐड कर दूँ जब भी मुझे जरूरत हो, ठीक है। तो फंक्शन देख लो क्या होता है। अ फंक्शन इज अ कोड दैट हैज अ नेम, पहले इसका कुछ नाम होगा, एंड इट कैन बी रीयूज्ड बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम। जब भी मुझे ये लाइंस एग्जीक्यूट करनी है, मुझे ये लाइंस यूज करनी है, तो मैं फंक्शन का नाम लिख दूंगी और वो वहां पे यूज हो जाएंगी, ठीक है। स्पेशली किस चीज के लिए यूज होता है, ये रीयूजेबल, कोड को रीयूजेबल कर देता है, ठीक है, रीयूज कर सकते हो आप कोड को। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा। मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन बनाने का आपका सिंटेक्स देख लो, डीएफ लिखते हो, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया जो भी मुझे लिखना है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, नेम इनपुट करा रही हूँ, बच्चे का रोल नंबर इनपुट करा रही हूँ, और 3-4 लाइन और तो लिख सकते हो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ सारी मैं इनपुट करवा रही हूँ, ठीक है। अब जब भी मेरे पास कोई नया बच्चा आएगा, मैं अपने सिस्टम पे क्या करूंगी, मैं बोलूंगी कि मेरे पास एक नया बच्चा आया है, ठीक है, और मैं इन लाइंस को लिखने की बजाय मैं सिर्फ फंक्शन का नाम लिख दूंगी, ठीक है, और ये सारी लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगी, इसलिए हमारा फंक्शन यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने जो भी फंक्शन के अंदर लिखना था उसको मैंने थोड़ा इंडेंट करके लिखा है,
ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे फंक्शन हमारा खत्म हो गया, इसके बाद जो है वो दूसरी चीज चालू हो रही है, दूसरा कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन यहाँ पे खत्म हो गया है। क्या करना है मुझे, जब भी ऐसा करना है कि मुझे दूसरी कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो मैं बैक स्पेस करूंगी, लाइन की शुरुआत में जाऊंगी और तब लिखना शुरू करूंगी। ठीक है, जब तक ये कोड इंडेंटेड रहेगा, ठीक है, इस साइड थोड़ा सा रहेगा, तब तक मुझे पता है कि ये फंक्शन ही चल रहा है। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन एंड ब्लॉक्स। अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट और फंक्शन। जब कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, ये किसी और फंक्शन का पार्ट है या किसी और स्टेटमेंट का पार्ट है, तो उसे हम ब्लॉक कहते हैं, या फिर कोड ब्लॉक कहते हैं, या सूट कहते हैं। ठीक है, पाइथन में इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाए आपको, अगर सूट भी पूछ लिया जाए व्हाट इज सूट इन पाइथन, तो आपको पता होना चाहिए उनको ब्लॉक से कहते हैं। अब ये जो इंडेंट मैं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इंडेंट कर रही हूँ, ये हमेशा 4 स्पेसेस का होगा। जब भी आप कोई भी फंक्शन लिखोगे, फंक्शन की आपने डेफिनेशन लिखी और जैसे ही आप ये कॉलन सिंबल लगाओगे, ये जो कॉलन सिंबल है, जैसे ही ये लगाओगे और एंटर प्रेस करोगे, पाइथन अपने आप ही इंडेंट कर देगा। आपका कर्सर यहाँ 4 स्पेसेस के बाद वेट कर रहा होगा। ठीक है, अपने आप ही पाइथन जो है वो इंडेंट कर देता है। उसको पता होता है कि ये कॉलन सिंबल लिखा है तो यहाँ से ब्लॉक की शुरुआत हो रही है, ये आपका ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ से ब्लॉक की शुरुआत हो रही है तो वो अपने आप ही इंडेंट कर देगा। अब मान लो हमें ब्लॉक खत्म करना है, अब मुझे दूसरा कोड लिखना है या दूसरी कोई इंस्ट्रक्शन लिखनी है, तो मैं बैक स्पेस करके लाइन की शुरुआत में चली जाऊंगी और वहां से अपना स्टेटमेंट लिखना चालू कर दूंगी। अब एक और चीज है पाइथन में, आप बेवजह इंडेंट नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने कोई वेरिएबल लिया मान लो 5 और मुझे दूसरा वेरिएबल लेना है मान लो 6, तो मैं उसको 2 स्पेसेस छोड़ के फिर यहाँ पे लिख रही हूँ b = 6। नहीं, जब तक आपको ब्लॉक्स नहीं बनाने हैं, जब तक आपको ब्लॉक्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इंडेंट नहीं कर सकते। ऐसा करोगे तो पाइथन आपको एरर देगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। इससे पहले भी हमने कुछ ऐसे कोड्स लिखे हैं जिसमें हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे थे इन किसी इंटीजर से या स्ट्रिंग से। ठीक है, हमने देख तो रखा है इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, कैसे वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जाती है, लेकिन इंटरनली क्या हो रहा होता है, इंटरनली जो असाइनमेंट होती है वो वैल्यू की, वो कैसे होती है वो अब हम देखेंगे। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरिएबल्स इन पाइथन रिप्रेजेंट नेम्ड लोकेशन दैट रिफर्स टू अ वैल्यू। पाइथन में क्या होता है, जो वेरिएबल बनता है वो एक नेम्ड लोकेशन होती है जो कि रेफर करती है किसी और वैल्यू को, विच रेफर्स टू अ वैल्यू, एक वैल्यू को वो रेफर कर रही होती है। जैसे एक एग्जांपल समझो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स = 70, ये मेरा वेरिएबल है मार्क्स, इसमें मैंने इंट वैल्यू 70 इसको असाइन कर दी है, इसमें डाल दी है 70 वैल्यू। अब पाइथन में क्या होगा, एक नेम्ड लोकेशन बनेगी मार्क्स, ठीक है, जो कि रेफर कर रही होगी 70 वैल्यू को, जो 70 वैल्यू मेमोरी में कहीं स्टोर है, कहीं भी स्टोर है, वहां जाके उसको रेफर करेगी। अगर ये चीज अभी नहीं भी समझ आ रही तो मैं इसको और डिटेल में आगे बताऊंगी, लेकिन अभी बस समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है ये क्या होता है, एक नेम्ड लोकेशन होता है जो कि रेफर करता है किसी वैल्यू को जो मेमोरी में स्टोर है। अब इस वैल्यू को, जो ये मैंने 70 डाली है मार्क्स के अंदर, इसको आप प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उस वैल्यू कैन बी यूज्ड, बाद में यूज कर सकते हो, एंड प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोग्राम रन, इसको चेंज कर सकते हो, इसको प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, अब पाइथन जो ये मैंने आपको बताया है, मार्क्स मैंने वेरिएबल बताया है, अगर आपने सी या C++ में काम किया है तो आपको पता है जब सी में या C++ में हम कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं तो उसके आगे हम बताते हैं कि ये इंट टाइप का वेरिएबल है या ये फ्लोट है या ये स्ट्रिंग है, लेकिन पाइथन में आपको बताने की जरूरत नहीं होती। जो भी वैल्यू आप दोगे, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दूंगी तो ये वेरिएबल का टाइप इंटीजर हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू दूंगी तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा, अगर फ्लोट, मान लो यहाँ पे मैंने डेसिमल लगा के इसके आगे 0 कर दिया और फ्लोट वैल्यू इनिशियलाइज कर दी तो ये मार्क्स फ्लोट हो जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे मानो जैसे स्कूल में कई बच्चे नहीं होते जो ऑलराउंडर होते हैं, डांस भी कर लेते हैं, ठीक है, उनको पढ़ने के लिए कहो पढ़ भी देंगे, ठीक है, वो डांस करने के लिए बोलो डांस कर देंगे, पेंटिंग करने के लिए बोलो पेंटिंग कर देंगे। तो ऐसे ही पाइथन में वेरिएबल्स होते हैं, उसको जो वैल्यू आप दोगे, इंटीजर दोगे, फ्लोट दोगे, स्ट्रिंग दोगे, वो वही अपने आप का वही टाइप बना लेगा। ठीक है, पाइथन क्रिएट्स द वेरिएबल ऑफ द टाइप सिमिलर टू द टाइप ऑफ वैल्यू असाइंड।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जो मैं यहाँ पे रेफरेंस की बात कर रही थी ना, वो हम समझते हैं कि वो क्या है, कैसे रेफर करते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेनर्स इन पाइथन। ठीक है, वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू पाइथन में स्टोर नहीं होती, बल्कि वो किसी वैल्यू को रेफर करते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल्स के थ्रू से समझेंगे। अगर आपने सी या सी प्लस प्लस में काम किया है तो उसमें ऐसे वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, इंट एज इज इक्वल टू 15। ठीक है, कर लिया इनिशियलाइज, तो उसमें क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसका नाम आप एज दे देते हो, जो भी वेरिएबल का नाम देना है उस जगह का नाम आप एज इनिशियलाइज कर देते हो। ठीक है, और उसमें वो वैल्यू डाल देते हो जो आपने यहाँ पे दी है। ठीक है, एज के अंदर आपने 15 वैल्यू डाली, तो इस लोकेशन का नाम मैंने एज लिख दिया और उसके अंदर वैल्यू डाल दी 15। ये हमारी मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, 1001। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करूं, मैंने एज को 15 से हटा के 20 करना है, तो क्या होगा, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है 15 इस लोकेशन में, वो चेंज होके 20 हो जाएगी। ठीक है, जो वेरिएबल हमने एज बनाया उसकी वैल्यू 20 हो गई है, मैंने उसको चेंज कर दिया। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में क्या होता है, Python preloads some commonly used values in an area of memory. We refer this area as front-loaded data space. Python क्या करता है कि जो भी वैल्यू उसे लगता है कि आगे जाके यूज होगी या वो कॉमनली यूज्ड वैल्यूज हैं, उसको पहले ही प्रीलोड कर देता है मेमोरी के किसी एरिया में। ठीक है, मान लो यहाँ पे जैसे मैंने मेमोरी दिखाई हुई है, अब पाइथन को ये अंदाजा था कि ये कुछ इंटीजर वैल्यू यूज करने वाले हैं 15 से 20, या फिर ये कॉमनली यूज्ड वैल्यूज हैं, तो उसने पहले ही मेमोरी के किसी एरिया में ये सारी वैल्यूज जो हैं वो प्री लोड कर ली, हो गई लोड। अब जैसे ही मैंने एक स्टेटमेंट दी एज इज इक्वल टू 15, मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया 15 से, तो एक लोकेशन, नेम्ड लोकेशन रेफर कर रही होगी 15 को। ठीक है, जो कि मेमोरी में कहीं स्टोर है। इसको दोबारा सुनो ध्यान से कि जैसे ही मैंने लिखा एज इज इक्वल टू 15, तो कोई नेम लोकेशन बन गई एज। ठीक है, उसका नाम एज है और वो रेफर कर रही है ऐसे जगह को, ऐसे मेमोरी लोकेशन को जहां पे 15 स्टोर है। अब मेरे पास यहाँ पे 1001 में 15 स्टोर है, तो इधर 1001 को रेफर कर रहा है। अगर मैंने इस एज को हटा के 15 हटा के मैं इसको 20 करना चाहती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि लोकेशन के अंदर जो वैल्यू है वो 15 हट के 20 हो जाएगी, नहीं। जो ये मेमोरी लोकेशन है जो रेफर कर रही थी पहले 15 को, अब वो वहां से हट के, वहां से रेफर करना छोड़ के दूसरी लोकेशन को रेफर करेगी जहां पे वैल्यू जो स्टोर है वो 20 है। समझ आई बात? जैसे 1006 पे 20 स्टोर है, तो अब 20 जहां पे स्टोर है उसको वो रेफर करेगा। मान लो मैं एज को 22 से इनिशियलाइज करती या उसकी वैल्यू 22 कर देती, तो यहाँ से दोबारा हटके मेरा जो एज है, जो मेरी नेम्ड लोकेशन है, वो 22 को रेफर करने लग जाती। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जो वेरिएबल स्टोर होते हैं पाइथन में, वो एक स्टोरेज कंटेनर की तरह नहीं है, वो एक नेम्ड लोकेशन है जो किसी वैल्यू को रेफर कर रहे हैं जो कि मेमोरी में सेव्ड है। अब यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है, मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल एज इज चेंज्ड। अब यहाँ पे हमने ध्यान दिया था, जैसे एज कोई लोकेशन थी, ठीक है, वैल्यू कितनी ही चेंज करो एज की, 15 कर दो, 20 कर दो, 23 कर दो, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारी जो मेमोरी लोकेशन है वो हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि ये एक स्टोरेज कंटेनर की तरह एक्ट कर रही है। उसमें वैल्यू आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मॉडिफाई होती रहेंगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम उस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, तो हमारी जो मेमोरी की लोकेशन है जो पहले रेफर हो रही थी वो अलग है, जो बाद में रेफर हो रही थी वो भी अलग है, और जो थर्ड टाइम रेफर हो रही थी वो भी अलग है। तो मेमोरी लोकेशन वेरिएबल एज की यहाँ पे चेंज्ड है, ऊपर नहीं है चेंज्ड। ठीक है, यही डिफरेंस है दूसरी लैंग्वेजेस और पाइथन में। सो हमने वेरिएबल्स की बात तो कर ली कि वेरिएबल्स में वैल्यू कैसे स्टोर होती है मेमोरी में, सब कुछ बातें कर ली। अब ये देख लेते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेशन जो होता है वो कैसे होता है। असाइनमेंट के लिए आप क्या यूज करते हो, इक्वल टू। ठीक है, अब कुछ एल वैल्यूज होती है, कुछ आर वैल्यूज होती हैं। एल वैल्यूज आर दोज वैल्यू विच कैन कम ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है आपका, इक्वल टू, जो भी चीजें उसकी लेफ्ट हैंड साइड में आ सकती हैं, जो कि वैलिड है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आना, वो एल वैल्यूज होती हैं, और जो भी राइट हैंड साइड पे आ सकती हैं उसको हम आर वैल्यूज कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लो,
मैंने यहाँ पे असाइन किया है a इज इक्वल टू 20, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है a, ये आपकी होगी l वैल्यू, और जो 20 है ये होगी आपकी r वैल्यू। ठीक है, अब इधर भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही आ सकती है, ऐसा नहीं है आप कुछ भी उठा के रख लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक इनवैलिड भी एग्जाम्पल दिया है। मैंने क्या किया, a इंटू 2 किया है और उसको b से असाइन किया है। लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती जो अपने आप में एक वैल्यू हो। ठीक है, इसको ऐसे समझो, मान लो मैं यहाँ पे a को 2 इनिशियलाइज कर देती हूँ। अब a इंटू 2 क्या होता है 4। अब इसकी तो ये 4 एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन थी a इंटू 2 और उसकी फिक्स वैल्यू क्या है 4। मैं किसी और वेरिएबल को 4 वैल्यू में कैसे डाल सकती हूँ, मैं 4 की वैल्यू कैसे चेंज कर सकती हूँ, ये तो फिक्स्ड है। समझ रहे हो, इसमें मैं b की वैल्यू कैसे डालूं। तो ऐसे जो भी लिटरल्स और एक्सप्रेशंस हैं जो कि खुद अपने आप में एक वैल्यू है, ठीक है, जिनकी खुद की एक फिक्स वैल्यू है, वो लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं आ सकते। लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ वेरिएबल्स आ सकते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उनकी फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, एल वैल्यूज कैन कम ऑन बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जो हमारी एल वैल्यूज हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ सकती हैं वो राइट हैंड साइड पे भी आ सकती है, लेकिन आर वैल्यूज के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है। मान लो हमें बहुत सारे वेरिएबल्स को एक वैल्यू देनी है, तो आप पाइथन में ऐसे असाइन कर सकते हो, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 10। सारे जो ए बी सी मेरे पास वेरिएबल है सब में जो वैल्यू जाएगी वो 10 जाएगी। ठीक है, अब मुझे सब में अलग अलग वैल्यूज देखनी है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। एक वर्ड होता है इंग्लिश में रिस्पेक्टिवली, वो यहाँ पे असाइनमेंट के टाइम पे यूज होता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जो चीज पहले लिखी है उसकी वैल्यू वही होगी जो सबसे पहले है। ठीक है, जो सेकंड नंबर पे है उसकी वैल्यू सेकंड नंबर वाली होगी, और जो लास्ट में है उसकी वैल्यू लास्ट वाली होगी। इसमें ऑर्डर वाइज असाइनमेंट होता है। ठीक है, जिस ऑर्डर में लिखा गया है उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज असाइन की जाएंगी। समझ आ गया इतना। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लो, मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल लिए हैं x और y। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर वाइज असाइनमेंट करो। x की वैल्यू कितनी होगी 25 और y की वैल्यू कितनी होगी 50। ठीक है, इनको प्रिंट करा दिया, 25 आ गया 50 आ गया। अब क्या किया मैंने, y की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 50 और x की वैल्यू क्या थी 25। अब x को असाइन कर दिया 50 से और y को असाइन कर दिया 25 से, वैल्यू जो है वो इंटरचेंज कर दी। तो अगर आपको पाइथन में वैल्यूज इंटरचेंज करनी है दो वेरिएबल्स की, तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो। अब जब मैं प्रिंट करूंगी तो x में, जब मैं प्रिंट x करूंगी तो उसमें y की वैल्यू आएगी, और जब प्रिंट y करूंगी तो उसमें x की वैल्यू आएगी। ठीक है, सो आपने देख लिया कि मल्टी असाइनमेंट्स करने हो तो कैसे करने हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारी सेकेंड लाइन है, इसमें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज हैं वो भी वेरिएबल्स हैं, और वही वेरिएबल्स राइट हैंड साइड में भी है एक्सप्रेशंस के फॉर्म में। तो इनको कैसे करना होता है ये देखो, व्हाइल असाइनिंग वैल्यूज थ्रू मल्टीपल असाइनमेंट्स, पाइथन फर्स्ट इवैल्यूएट द राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन। पहले जो राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन दी है उसको इवैल्यूएट करेगा और फिर उसको असाइन करेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। सॉरी अगर मैंने गलत बोल दिया, तो पहले राइट हैंड साइड के जो भी एक्सप्रेशंस है उनको इवैल्यूएट करेगा और फिर असाइन करेगा उसे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू समझो। यहाँ पे हम ऑर्डर वाइज असाइनमेंट करेंगे। पहले a की वैल्यू होगी 5, b की वैल्यू होगी 10 और c की वैल्यू होगी 7। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है तो पहले राइट हैंड साइड हम लोग सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू क्या है हमारी 5, तो a प्लस 1 कितना हो गया 6। b की वैल्यू क्या है 10, तो b प्लस 2 क्या हो गया 12। c की वैल्यू 7, c माइनस 1 हो गया 6। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को इसको असाइन कर देंगे। b की हमारी वैल्यू होगी वो होगी 6, तो b की वैल्यू होगी हमारी 6। ठीक है, c की क्या हो जाएगी 12, c की वैल्यू हो जाएगी 12 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू भी हो जाएगी 6। तो जब हम प्रिंट करेंगे ABC तो क्या प्रिंट होगा 6, 6 एंड 12। यही यहाँ पे आउटपुट लिखा होगा। ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि पहले राइट हैंड साइड इवैल्यूएट करनी होती है, फिर लेफ्ट हैंड साइड को उसको असाइन कर देना होता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है तो पहले कौन सी वैल्यू किसको असाइन होगी। ऐसे में क्या करना होता है, एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय कॉमास आर इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हमें इवैल्यूएट करना है। ठीक है, पहले अगर एक्सप्रेशंस हैं तो उनको सॉल्व करो, फिर उनको असाइन करो लेफ्ट टू राइट। देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे करेंगे।
x की वैल्यू है हमारे पास 10, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 10। पहले राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। तो x प्लस 2 कितना हो गया 12 और x प्लस 5 कितना हो गया 15। फिर जब असाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट। पहले y को असाइन करेंगे हम 12, तो हमारी y की वैल्यू होगी 12। फिर y को दोबारा असाइन करेंगे सेकेंड वैल्यू से जो कि होगी 15, तो y अभी हो गया हमारे पास 15, पहले 12 था अब 15 हो गया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट y करती हूँ तो वैल्यू जो आएगी वो 15 आएगी। अभी y की वैल्यू जो है 15 है, क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट पहले लेफ्ट इस वाले y को असाइन किया, उसके बाद क्योंकि हम y को ही दोबारा असाइन कर रहे हैं तो y की वैल्यू 12 से चेंज होके 15 हो जाएगी। समझ आ गई। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि मैम आपने वेरिएबल असाइन करना बता दिया, वेरिएबल कैसे स्टोर हो रहा है मेमोरी में, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने बता दी, लेकिन वेरिएबल को डिफाइन तो आपने कहीं अभी तक किया ही नहीं। जैसे हम C या C++ में करते हैं, इंट a लिखते हैं, पहले वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, ऐसा हम पाइथन में नहीं करते, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ही वेरिएबल इज नॉट क्रिएटेड अंटिल सम वैल्यू इज असाइंड टू इट, तब तक वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा जब तक उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी। जैसे ही हम वेरिएबल को कोई वैल्यू देंगे वो अपने आप डिफाइन हो जाएगा, अपने आप बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख लो, मैंने कर दिया है प्रिंट x, इससे पहले मैंने x की वैल्यू अभी तक ना डिफाइन की है ना उसको कोई वैल्यू दी है। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एरर आएगा, नेम एरर, ठीक है। और ये नेम एरर कब आता है, जब कोई आप अनडिफाइंड वेरिएबल यूज करते हो, आपने अभी तक x को कोई वैल्यू नहीं दी है और आप उसको प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हो तो एरर आएगा, और उस एरर को हम कहते हैं नेम एरर। मतलब आपने उसकी नेमिंग नहीं की, आपने उसको कोई वेरिएबल को वैल्यू दी ही नहीं और आप उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हो, उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बदले मुझे क्या लिखना होगा, पहले मैं x को कोई वैल्यू असाइन करूंगी, जैसे मैंने 20 दे दी है, ठीक है। जो भी वैल्यू मैं इसको दूंगी, मैंने 20 दे दी है, तो अब ये x जो वेरिएबल है वो मेरे पास इंट बन जाएगा। जो वैल्यू दिया वही वो वेरिएबल बन गया, ठीक है। उसको मैंने प्रिंट करवा दिया x को, अब प्रिंट हो जाएगा, अब कोई एरर नहीं आएगा। अब पाइथन में डायनामिक टाइपिंग होती है, वो देख लो क्या होता है। अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ अ सर्टेन टाइप, ठीक है। एक वेरिएबल है, वो किसी सर्टेन वैल्यू को वो पॉइंट कर रहा है। कैन मेड टू पॉइंट टू अनदर वैल्यू, ठीक है। वो हो सकता है वो किसी और वैल्यू को पॉइंट करने लग जाए और वो किसी और टाइप की हो। इसको अच्छे से समझेंगे यहाँ एग्जाम्पल के साथ। पहले मैंने क्या किया, x एक वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू दे दी इंटीजर 10 नंबर, ठीक है। अब ये जो x है इसका टाइप क्या है, इंट है। मैं अगर टाइप पूछती हूँ कि टाइप x बता दो मुझे, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई इंट, ये इंटीजर टाइप है, ठीक है। अब मैंने इसी x वेरिएबल को जो पहले इंटीजर था, अब मैंने उसको स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, ठीक है। तो अब इसका टाइप क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। जैसे मैंने बताया था ना कि ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं, तो वो कुछ भी उनको डांस करने के लिए कहो डांस कर देंगे, पढ़ने के लिए कहो पढ़ देंगे। ऐसे ही पाइथन में जो है वेरिएबल्स होते हैं, उनको जो भी आप वैल्यू दोगे, पहले इंट दोगे तो वो इंट बन जाएंगे, स्ट्रिंग दोगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएंगे, फ्लोट दोगे तो फ्लोट बन जाएंगे। यहाँ आप टाइप पूछोगे एक्स का तो वो इंट बताएगा, और जब मेरे पास ये स्ट्रिंग वैल्यू असाइन हो जाएगी और अब टाइप पूछोगे तो ये आपको स्ट्रिंग बताएगा, ठीक है। अब टाइप तो ये चेंज कर सकता है अपना, ठीक है, जिसको डायनामिक टाइपिंग कहते हैं। सी और C++ में स्टैटिक टाइपिंग होती है, मतलब उसमें आपको खुद बताना पड़ता है कि अब इंट बन जाओ, अब स्ट्रिंग बन जाओ, अब कैरेक्टर बन जाओ। यहाँ पे ही अपने आप कर लेता है सब कुछ, ऑन द स्पॉट जो उसको वैल्यू दी जाती है वो वही बन जाता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, जैसे अब मैंने x को स्ट्रिंग बना दिया है, ठीक है, और मैं अब करना चाहती हूँ स्ट्रिंग को डिवाइड करना चाहती हूँ 2 से। ये चीज यहाँ पे नहीं हो सकती। डिवीजन ऑपरेटर किस पे काम करता है, इंटीजर्स पे काम करता है या फ्लोट पे काम करता है। अब x हमारे पास स्ट्रिंग है, तो ये इंश्योर करना है हमें, जो भी आप टाइप का वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हो उसके साथ जो ऑपरेटर आप लगा रहे हो वो उसी टाइप का होना चाहिए, ठीक है। जैसे डिवीजन ऑपरेटर है वो इंट और फ्लोट पे ही काम करता है, तो वो स्ट्रिंग पे काम नहीं करेगा। Ensure that variable with right type is used in expression। जो भी एक्सप्रेशन आप लिखो, जो भी ऑपरेटर आप यूज करो एक्सप्रेशन लिखने के लिए, वो राइट टाइप के साथ यूज करना है, ठीक है। ये चीजें समझ आ गई।
अब ये जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। सिलेबस के लगभग 2 पैराग्राफ मैं आपको अभी तक करवा चुकी हूँ, उनका मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी कि क्या क्या 2 पैराग्राफ्स मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, जो भी मैंने पढ़ाया है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहती हूँ आप पेन और पेपर लें, ठीक है, नोटबुक, और उसमें ये सारे आंसर्स लिखें, ठीक है, अपने हाथ से, तभी आपको सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस होगी। तो क्वेश्चंस क्या है ये देख लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट। आज ही मैंने बताया कि एक्सप्रेशन क्या होती है, जिसमें कुछ आपको इवैल्यूएट करना होता है, और स्टेटमेंट जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है। इनके बीच में डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी ऐसे डिफरेंस स्टेट करके बताए थे, वो लिखना है आपको। व्हाट आर डॉग स्ट्रिंग्स, ठीक है, जो ट्रिपल कोट्स में कमेंट्स होते हैं उनको हम डॉग स्ट्रिंग कहते हैं, और वो क्यों यूज होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है, उनका क्या काम है ये बताना है। वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेनर्स इन पाइथन, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वेरिएबल जो है वो वैल्यू को स्टोर नहीं करते, वो वैल्यू को रेफर करते हैं, ठीक है, ये सब आपको इसमें बताना है अच्छे से एक्सप्लेन करके, ठीक है। व्हाट इज डायनामिक टाइपिंग, किसी भी वेरिएबल को जो भी आप वैल्यू दोगे वो वैल्यू वो उसी टाइप का बन जाता है। इंट वैल्यू दोगे इंट, फ्लोट दोगे फ्लोट, तो उसी को आप डायनामिक टाइपिंग कहते हो, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अब मैंने आपको एक आउटपुट का क्वेश्चन दिया है, ये 1 मार्कर में आ सकता है एमसीक्यू में, कि इसका आउटपुट बताओ। ये सारी चीजें मैंने करवाई हुई है वीडियो में, ठीक है। व्हाट आर एल वैल्यूज, जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसके जो लेफ्ट हैंड साइड में आती है वो आपकी एल वैल्यूज होती है, राइट साइड में आती है वो राइट हैंड वो आर वैल्यूज होती हैं। इनको आपको बताना है कि एक्सप्लेन करना है, ठीक है, डेफिनेशन लिखनी है, और अगर कम लग रही है आपको डेफिनेशन तो आप एक आध रूल्स भी लिख सकते हो कि ये लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यूज नहीं आ सकती हैं, ठीक है, ये सब लिखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे जो मैं टॉपिक्स पढ़ाऊँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।